इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एंड्योरेंस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के आपको कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे, पर आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उनसे आप काफी रिलेटेबल फील करेंगे। दिलीप कुमार एक टेक एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एंड्योरेंस स्पोर्ट्स एथलीट हैं। उन्होंने हाल ही में एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल शुरू की है, जिस पर उनका पहला वीडियो तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। तो चलिए आज हम उनसे मैराथन रनिंग के बारे में सब कुछ बेहद आसान भाषा में सीखते समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। तो मेरे जैसे और कई हमारे व्यूअर्स होंगे जो मैराथन रनिंग के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। माना कि उनकी लाइफ का एक बकेट लिस्ट में कि एक होगा कि मुझे एक फुल मैराथन भागना है। तो ऐसे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ये जर्नी शुरू करने से पहले ये चीज तो पता होनी ही चाहिए? देखिए, मैराथन जिंदगी की तरह है, राइट। जैसे लोग बोलते हैं जिंदगी एक मैराथन है। तो हम जब पैदा होते हैं, हम जैसे पैदा होते हैं पहले हम ये सोचते हैं कि हम चलेंगे कैसे, फिर हम स्कूल में कैसे जाएंगे, स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर कॉलेज में क्या पढ़ेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर शादी होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बूढ़े होंगे। मैराथन जैसा एक स्पोर्ट है वो एग्जैक्टली वैसा ही एक पैरेलल है, राइट। तो जैसे हर जिंदगी की हर चीज़ को हम एक एक कर कर आगे बढ़ते हैं, तो मैराथन जिसको शुरू करना है उसको भी पहले एक छोटे से शुरू करना पड़ेगा और फिर आगे लंबा सोचना पड़ेगा। तो मैराथन एक एरोबिक स्पोर्ट है, तो उसके लिए शुरुआत पहले आपको एक 1 किलोमीटर आप चले, राइट। उसके बाद 5 किलोमीटर का एक रेस कीजिए, राइट। देखिए आप 5 किलोमीटर में आपको कैसा फील होता है। फिर आप 10 किलोमीटर कीजिए, फिर हाफ मैराथन कीजिए जो 21 किलोमीटर होता है, फिर फुल मैराथन कीजिए जो 42 किलोमीटर्स होता है, राइट। तब आप मैराथनर कहलाए जाएंगे। तो जो लोग जिनकी एस्पिरेशंस है, जिनकी ऐसे ड्रीम्स है कि जो मैराथन करना चाहते हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप अगर आपने कभी पहले दौड़े नहीं हो, यू आर नेवर लेट। आप आज भी दौड़ सकते हो। आप चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, चाहे आप 21 साल के हो या 50 साल के हो, 60 साल के हो, आप आज शुरू कर सकते हो। बट छोटा शुरू कीजिए और ज़िंदगी की तरह इसको ऐसा देखिए कि आप ज़िंदगी भर इसको एंजॉय करें, ताकि फिर आप आगे चलते रहे। तो आपके हिसाब से मैराथन दौड़ने की जो पूरी जर्नी होती है वो कितने समय की होती है? जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, तो एक नौसिखिया आदमी है तो वो एक पूरा मैराथन भागने के लिए उसे कितना टाइम का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? देखिए, मैराथन जैसे मैंने पहले बताया एक एरोबिक स्पोर्ट है। उसका मतलब हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो बोला जाता है, जिससे जो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब 2 टाइप के लोग होते हैं, अगर आप आसपास देखें। एक जो बचपन से काफ़ी स्पोर्ट्स खेलते हैं, राइट। कोई भी स्पोर्ट हो सकता है, फुटबॉल, क्रिकेट इतना नहीं, बट कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें भागा दौड़ी बहुत हो। अब रनिंग ऐसा एक स्पोर्ट है जो हमारे कल्चर में, जो हमारे देश में, इंडिया में इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता। स्कूल कॉलेजों में इतना नहीं सेलिब्रेट किया जाता, बोला नहीं जाता कि आप रनिंग कीजिए। लोग ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। बट अगर आप एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो बचपन से डेवलप होना शुरू कर जाता है। अब हम सब लोग खेलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, बट जैसे हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी के अगले पड़ाव में, नौकरी करना शुरू करते हैं, स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देते हैं। फिर ज़िंदगी की अलग टेंशनें होती है, फिर बीमारियां हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो डेवलप होना और कम हो जाता है, राइट। वो या तो किसी लोगों के लिए वो बंद हो जाता है, या तो डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। तो और दूसरा एक आदमी होता है जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खेलता रहता है। तो बचपन से अगर खेल रहा है तो वो आगे भी खेलता रहता है, राइट। तो ये 2 टाइप के लोगों के लिए अलग टाइप की प्रिपरेशन होती है, राइट। कोई भी इंसान है, उनको प्रिपेयर करना तो बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि 42 किलोमीटर आपको भागना है, चाहे आप रुक के भागे, चाहे चले या भागे, इसके लिए बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो पहले बात करते हैं जो ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं, जो काफ़ी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वो इजी है क्योंकि उनका एक डेवलपमेंट हो चुका होता है, राइट। तो उनको ट्रेनिंग के लिए समय लगता है। तो आप अचानक से एक दिन उठ के नहीं बोल सकते कि आपको फुल मैराथन भागना है, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपका बैकग्राउंड जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप 5 किलोमीटर पहले भाग चुके हैं, फिर 10 किलोमीटर, फिर 21 किलोमीटर, तो आपका एक सिस्टम बन रहा है, एक रूटीन बन रहा है। तो ऐसे अगर आपके पास 2-3 साल का अगर बैकग्राउंड हो, आप भागे जा रहे हो, आपने साल का 2-3 हज़ार किलोमीटर भागे हो, मतलब महीने का अगर आपने करीबन मान लीजिए 500-600 किलोमीटर भागे हो, 500-600 तो सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मे बी 100-200 किलोमीटर भी अगर आप भागे हो,
तो ऐसे लोगों के लिए शायद आप एक 5 से 6 महीने की एक अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो आप तैयार हो सकते हो। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी स्पोर्ट्स खेलते हैं, अपने एडल्ट एज में भी खेले जा रहे हैं और उनका फिटनेस अच्छा है। अब बात करते हैं उनका जो बिल्कुल न्यू है, उनको कोई लाइफस्टाइल इशू होगा, शायद उनको कोई मोटापा होगा, डायबिटीज़ होगा, तो ऑब्वियसली उनको डॉक्टर से पहले कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। फिर उनको स्लो शुरू करना चाहिए। तो उन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए टाइम लगता है। अब टाइम अगेन डिपेंड करता है जैसे आपका फिटनेस कैसे डेवलप होता है। जैसे वेट लॉस आप एक हफ्ते में वेट लॉस नहीं कर सकते, राइट, या एक महीने में आप 10 किलो नहीं कम कर सकते, या तो मतलब कोई भी ऐसा कोई दवाई लेना पड़ेगा जिससे आपकी बॉडी के लिए कुछ हानिकारक भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई दवाई से आपने 10 किलो वेट कर दिया, मैराथन भागना भी वैसा ही है, आपको समय लगेगा। तो आप प्रॉपर ट्रेन करेंगे तो ऐसे लोगों के लिए शायद 1 साल 2 साल लग सकता है। जल्दी ना करे तो बेटर है, क्योंकि एक मैराथन के बाद अगर आप आगे नहीं बढ़े तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको फिर इंजरी हो जाएगी। तो आपका मोटिव ऐसा होना चाहिए कि आप मैराथन करते रहे। तो स्लो शुरू करें, 1 by 1 आप स्टेप कीजिए ताकि आप आगे इसको एंजॉय कर पाए। जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारे इंडिया में रनिंग का कल्चर नहीं है, और जो रनिंग मतलब मानते हैं वो ज्यादातर स्प्रिंट मानते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी हमने 100 मीटर, 200 मीटर या मैक्सिमम 400 मीटर की दौड़ी होगी। जो वो एक्सरसाइजेज होती हैं वो एनारोबिक एक्सरसाइज होती हैं, और ये जो मैराथन की एक्सरसाइज है वो एरोबिक एक्सरसाइज है। तो इन दोनों की प्रिपरेशन में क्या फर्क होता है? मतलब हम लोग सब स्प्रिंट के लिए प्रिपेयर करते हैं कि कितना फास्ट एक ही झटके में हमें भागना है, पर ये वाले में आपको पेसिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मैराथन को एज ए एरोबिक एक्सरसाइज कैसे ट्रेन करते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इसका एक एग्जांपल बोलूंगा रियल लाइफ एग्जांपल में। अब हम जब गाड़ी लेते हैं, कोई नया गाड़ी, राइट, हम ये देखते हैं, कोई ऐसा, ज़्यादातर लोग ये देखते हैं यार कितना माइलेज देगी मुझे, कितना एफिशिएंसी देगी, राइट। आप एक तरीके से ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि कितना तेज जा सकती है गाड़ी, राइट। अब जो गाड़ी जितना तेज जाती है वो आपको बहुत अच्छा माइलेज नहीं दे सकती, राइट। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस है एग्जैक्टली वैसा है, राइट। शॉर्ट डिस्टेंस की जो प्रिपरेशन है वो अलग है, उसमें आपको पावर की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस में आपको एंड्योरेंस की ज़रूरत है। एंड्योरेंस मतलब कितने टाइम तक आप उस स्पोर्ट को, उस डिस्टेंस को आप यू कैन बी ऑन योर फीट, राइट। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, अब दोनों गाड़ियाँ हैं, राइट। जो आपको माइलेज दे सकती है वो भी एक गाड़ी है, उसमें भी आप एक जगह से दूसरी जगह बैठ के जा सकते हो। बट जो आपको स्पीड देगी वो भी गाड़ी है, उसमें भी आप बैठ के एक जगह से दूसरी, बट दोनों का जो मशीनरी है, दोनों का जो इंजन है वो अलग है। तो वैसे हमारा बॉडी होता है, तो हमारी प्रिपरेशन और हमारी ट्रेनिंग बहुत अलग होती है अलग टाइप के स्पोर्ट्स के लिए। जैसे आपने एक और एग्जाम्पल जैसे जो आप T20 खेलते हैं और जो टेस्ट मैच खेलते हैं, वो अलग टाइप के प्लेयर्स होते हैं, राइट। अब बहुत जरूरी नहीं है जो T20 का जो बहुत अच्छा प्लेयर है वो टेस्ट मैच भी खेले, राइट, या टेस्ट मैच का जो बहुत अच्छा प्लेयर है वो T20 भी खेले, राइट। हमने देखा होगा हमारी टीम्स में प्लेयर्स अलग अलग होते हैं। हमारी बॉडी भी वैसी ही बनी है और हमारी प्रिपरेशन और हमारी ट्रेनिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जैसे आपने बताया 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर स्प्रिंट, उसके लिए बहुत पावर की ज़रूरत है। और आपने देखे होंगे जैसे उसेन बोल्ट है, योहान ब्लेक है, ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनकी जो फिजिक होती है, उनकी बॉडी टाइप होती है बहुत अलग होती है, राइट। उनमें बहुत मसल होता है, बहुत पावर होता है, बहुत वो वेट लिफ्टिंग करते हैं। बट जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, जो हाफ मैराथन, फुल मैराथन, जैसे हमारे इंडिया के जो खिलाड़ी है नितेंद्र रावत, गोपी टी, जो वर्ल्ड के जो फेमस एलियड किपचोगे है, और काफ़ी सारे ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं, उनकी बॉडी टाइप आप देखेंगे मो फारा बहुत अलग होते हैं, वो बहुत लीन होते हैं, इतना मसल टाइप नहीं होता। तो वो एक इंडिकेशन है कि किस टाइप की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको बहुत भागना पड़ता है, राइट। आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतना नहीं भागना पड़ता। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, वो जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वो हफ्ते के 200 किलोमीटर भागते हैं, हफ्ते के, तो मतलब महीने के शायद वो 800 से 1000 किलोमीटर भाग रहे हैं। जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो इतना नहीं करते, तो इसलिए ट्रेनिंग भी बहुत अलग होता है। तो दिलीप भाई, मेरे 25 साल के जो मेरी लाइफ है उसमें मैंने एक्सरसाइज के 2 ही तरह के लोग देखे हैं।
एक जो एंड्योरेंस एथलीट होते हैं जो कार्डियो ज्यादा करते हैं और दूसरे जिम ब्रोज होते हैं जो इनको बुली करते हैं। और उनका एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जो एंड्योरेंस एथलीट या मैराथनर्स होते हैं वो काफी दुबले पतले होते हैं और उनमें वो जो मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं होती और उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ भी बहुत खराब होती है। तो एज अ कंडीशन मैराथनर आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि दोनों अपने तरीके से सच है और दोनों ही हमें हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। देखिए, जिम ब्रोस है और मैराथन खिलाड़ी भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे मैं मैराथन करता हूँ बट मैं जिम भी जाता हूँ क्योंकि मेरे को कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है, मेरी मस्कुलर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अब जो जिम में जो लोग जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, मैं शायद वैसे दिखूंगा नहीं। शायद मैं, जो लोग कैमरा में वीडियो देख पा रहे हैं वो शायद देखेंगे मैं बहुत पतला हूँ, राइट। अब क्योंकि मेरा जो गोल है वो बहुत अलग है। मैं अगर जितना ज़्यादा अपना मसल गेन करूंगा और मैं बहुत बहुत बड़ा दिखूंगा, वो मेरे रनिंग में हैम्पर करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मस्कुलर ग्रोथ की जरूरत नहीं है। मैं भी मस्कुलर ग्रोथ पर फोकस करता हूँ बट मैं अलग तरीके के मस्कुलर ग्रोथ में फोकस करता हूँ। तो शायद मैं 100-150 किलो का डेडलिफ्ट नहीं उठा सकता बट मैं अपने बॉडी वेट का डेडलिफ्ट उठा सकता हूँ। मुझे उतनी ही जरूरत है। अगर अब मेरा गोल अलग है, अगर मुझे मस्कुलर दिखना है तो मेरा गोल, तो मैं जो ट्रेनिंग करूंगा जिम में वो अलग ट्रेनिंग करूंगा। तो जैसे मैंने बताया, मस्कुलर ग्रोथ हर इंसान के लिए जरूरत है, चाहे आप रनिंग करें या आप जिम करें, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मस्कुलर ग्रोथ एक ऐसी चीज है, जैसे हम एज होते रहते हैं। एक कहावत है कि 30 साल के बाद, 40 साल के बाद अगर आपको कुछ, जैसे जैसे आपकी इंजुरी होती रहेगी उतना आपका जो ओवरऑल लिविंग है उसमें से एक एक साल घटता रहेगा। क्योंकि जैसे हम एज होते रहते हैं हमारे जो मस्कुलर जो मसल्स है वो वीक होते रहते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करने का एक ही तरीका है कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग अलग टाइप्स की होती है, राइट। जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं या बॉडी वेट से भी ट्रेन कर सकते हैं आप। जैसे स्क्वाट कर लीजिए, उठक बैठक कर लीजिए, वो भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। तो हाँ, तो मैं ये बोलूंगा कि मस्कुलर ग्रोथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दोनों टाइप के जो एथलीट्स हैं उन दोनों को जरूरत है। अब किस टाइप का ट्रेनिंग आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो आप अपना फिटनेस रूटीन हमें बता दीजिए तो हमें अंदाजा आ जाए कि एक मैराथन रनर का पूरा फिटनेस रेजिमेन कैसा होता है। देखिए, मेरा जो शेड्यूल है अब काफ़ी फिक्स्ड है क्योंकि मैं अब काफ़ी सालों से मैराथन भाग रहा हूँ। तो मेरा जो एक साल होता है उसमें मैं सीज़न पे डिपेंड करता है कि मेरा एक रेस सीज़न होता है और बीच में जब रेस ख़त्म हो जाता है मेरे लिए थोड़ा ब्रेक होता है। तो मैं यूजली ट्राई करता हूँ साल में 2 फुल मैराथन करूँ और 2-3 हाफ मैराथन करूँ। मतलब एक 42 किलोमीटर करूँ और 2-3 21 किलोमीटर भागूँ। उसके बीच में मैं 10 किलोमीटर भी भागता हूँ। बट मेरा जो मेन इवेंट है, जो मेरा मेन फोकस है, वो फुल मैराथन है, 42 किलोमीटर्स है। तो जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, डिपेंडिंग कौन से रेस के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं 21 किलोमीटर के लिए कर रहा हूँ या 42 किलोमीटर 42 के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा एक 6 से 8 हफ्ते का एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। तो उस ट्रेनिंग शेड्यूल में मेरा एक स्ट्रक्चर होता है कि मैं कैसा खाता हूँ, कैसा सोता हूँ, जो बहुत ज़रूरी बात है, मैं रिकवर कैसे करता हूँ और मैं रन कितना करता हूँ। क्योंकि मेरा स्पोर्ट रनिंग है तो मेरे रनिंग मेरा प्राइमरी इवेंट है, तो मेरा पूरा ट्रेनिंग रनिंग पे जाता है। तो मैं हफ्ते के करीबन 80 से 100 किलोमीटर या कभी कभार 120 किलोमीटर, ये मेरा शेड्यूल होता है हफ्ते का। अब मैराथन सीजन में मैं कभी कभार 120 किलोमीटर हफ्ते का भागता हूँ। तो अब 120 किलोमीटर अगर मुझे हफ्ते का भागना है तो मैं जाहिर है मुझे हर दिन भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दिन में 20-30 किलोमीटर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नौकरी भी करता हूँ, घर भी मुझे देखना है। तो मतलब मेरी फैमिली भी है तो मुझे घर पे भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है और ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो मैं करीबन पूरे हफ्ते 7 दिन भागता हूँ। बीच में मैं शायद एक दिन रेस्ट ले लेता हूँ। तो करीबन अब देख लीजिए दिन का मेरा 15 से 20 किलोमीटर भागना हो जाता है। और सुबह मैं भागना प्रेफर करता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मुझे सुबह भी भागना होता है, शाम को भी भागना होता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रेनिंग। तो शाम को शायद मैं 4-5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा भाग लेता हूँ। जैसे मैंने बताया मुझे 100 से 120 किलोमीटर भागना पड़ता है। तो टिपिकल मेरा शेड्यूल ऐसा होता है, सुबह उठता हूँ, मैं जाता हूँ, रन करता हूँ, आता हूँ, फिर कुछ खाता हूँ,
मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, फिर वापस आता हूँ और फिर मैं अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, या तो वो जिम में होगा या मैं घर में बैठ के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। तो हफ्ते में 2 से 3 बार मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, और फिर खाना खाता हूँ और जल्दी सो जाता हूँ। करीबन 9:30 बजे तक मैं सो जाता हूँ। तो मेरा रूटीन थोड़ा बोरिंग है काफ़ी लोगों के लिए, बट मुझे बहुत मज़ा आता है वो ऐसा लाइफ जीने में। अब कभी भी आप किसी को दौड़ने के लिए कहोगे तो मैराथन के लिए दौड़ना और आम तौर पर दौड़ना वो अलग होता है। माना कि जो फॉर्म, जो बायोमैकेनिक्स होते हैं वो अलग होते हैं। वो इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी जरूरी है और लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस के लिए भी जरूरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें हम शॉर्ट में आप बता दीजिए। देखिए, जो हम इंसान है, जो ह्यूमंस है, वो बने हैं दौड़ने के लिए, भागने के लिए, राइट। जो हमारे जो होमो सेपियंस जैसे कहते हैं, जो अब बाकी पुराने जो हमारे जो जनरेशन देखे, जो हम मंकीज उस जनरेशन से आए हैं, राइट। तो हम सब लोग भागने ही बने हैं, राइट। बट क्या होता है, हम काफ़ी सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, तो सेडेंट्री लाइफ की वजह से हमारे जो एक्टिविटी है वो बंद हो चुका था। अब सडनली जब हम भागना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी कंडीशनड नहीं होती। उस वजह से हमें प्रॉपर एक बायोमैकेनिक्स और ट्रेनिंग समझना ज़रूरी है। तो इंजरी प्रिवेंशन, बिल्कुल, अगर आप ऐसे वेट लॉस के लिए आप चल रहे हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, या आप 4-5 किलोमीटर जॉग कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट बहुत कम होता है आपके नीज में, आपके लोअर बॉडी में। बट जब रनिंग करते हैं तो आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रनिंग बहुत ही एक हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट है, राइट। तो इस वजह से आपको इंजरीज जाहिर है काफ़ी हो सकती है। तो इसी रीज़न से, जैसे मैंने पहले बताया, आपको कंडीशनिंग बहुत ज़रूरत है। तो आपको स्ट्रेंथ कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप एक एक बॉडी का जो पार्ट है, आपका हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्लूट्स हो गया, काफ हो गया, एंकल हो गया, हर पार्ट को आपको कंडीशन करना पड़ेगा। क्योंकि हम सेडेंटरी लाइफ जैसे जितना हम जिए, जैसे हम ऑफिस में बैठे रहते हैं या घर पे ऐसे बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते, तो उस वजह से, जैसे बुजुर्ग बोलते हैं, राइट, बॉडी पूरा जंग लग गया है। तो आप अचानक से आप बॉडी को आप हिलाओगे तो उसमें तो दर्द करेगा। जैसे अगर आप, फिर से मैं वो एग्जांपल दूंगा, आपकी गाड़ी अभी गैराज में खड़ी है, मिट्टी लगी है, आप अचानक से ऐसे चाबी घुमा के भगाओगे तो गाड़ी वैसे चलेगी नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो हमारी बॉडी भी वैसी ही है। तो इंजरी जाहिर होगी, आपको आपके फॉर्म और आपके मैकेनिक्स में ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपकी इंजरी ना हो। और जो रनिंग इंजरीज होती है वो अच्छी नहीं होती है, इसमें समय लगता है बहुत उसको आपको इंजरी से निकलने के लिए। दवाई से ज़्यादातर वो ठीक नहीं होती, आपको रेस्ट लेना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप ट्राई करें ऐसी इंजरीज को ना लाए, कंडीशनिंग अपनी बॉडी को अच्छे बनाए रखे ताकि इंजरीज ना हो। अब मैं रनिंग शूज के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन किताब आई थी, बॉर्न टू रन, जो मैंने अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे उस पर डेडिकेटेड 15 मिनट का मैंने वीडियो भी बनाया है। उसने बेसिकली जो मार्केटिंग है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो स्पोर्ट्स कंपनीज है, जो जूते बनाती है, वो पूरे रनिंग शूज के अराउंड उनका प्रोपोगेंडा चल रहा होता है कि उसको बेस के लिए इतना चाहिए या उसको सोल में इतना स्पॉन्ज होना चाहिए। और दूसरी ओर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो बेयरफुट रनिंग करती हैं। तो आपका रनिंग शूज और बेयरफुट रनिंग, इन दोनों में आपका क्या मानना है? देखिए, बेयरफुट, अगेन मैं वैसा एग्जांपल दूंगा। हम जब पैदा हुए थे हम बेयरफुट चले हैं, राइट। इंसान अब करीबन 1000-2000 साल पुरानी बात करेंगे तो इंसान तब जूते नहीं थे, राइट। तो इंसान बने ऐसे ऊपर, मतलब भगवान ने हमें बनाए ऐसे कि हमें जूते की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही चल सकते हैं। बट आज की जैसी जिंदगी है और जैसे स्पोर्ट्स जैसा अगर आप खेलना चाहे तो शू के बेनिफिट्स बहुत है, राइट। आप ऑफकोर्स जो कंपनियां जो शू बनाती हैं वो तो आपको जाहिर है बोलेंगी कि आप शू खरीदे, राइट। तो 2 टाइप के एथलीट्स आप देखेंगे। प्रोफेशनली आप देखेंगे तो ऐसे एथलीट्स शायद मिलना बहुत ही कम है, शायद होंगे भी नहीं, जो प्रोफेशनल लेवल में बिना जूते के भागते हैं, नहीं होते। मुझे याद है, अगर आप देखो तो 1970s में जब ओलंपिक्स में जो हमारे शिवनाथ सिंह तो है वो बैरफुट भागे थे, क्योंकि उस जमाने में कोई अच्छे शूज थे नहीं और शायद उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जूते खरीदे। तो ऐसा नहीं कि आप भाग नहीं सकते बिना शूज से। बट अगेन, जैसे मैंने वो सबकी एक लाइकिंग होती है, राइट।
जो बेयर फुट की बेनिफिट्स भी होती है, अब उसकी वो शायद आपको आपको हानिकारक भी हो सकती है। जूते के भी बेनिफिट्स है पहनने के, कि जूते भी कितने टाइप्स के अब आजकल जूते आते हैं, हज़ारों टाइप के शूज़ है, हाई कुशन, स्मॉल कुशन, बहुत टाइप के शूज़ है, राइट। अब ऐसे भी जूते आने लगे जिसको आप जो कंपनीज बोलती है ये पहनने से आप फास्ट दौड़ेंगे, राइट। तो अगेन बॉडी टाइप पर डिपेंड करती है। अगर आप जैसे मैंने बताया, अगर किसी को बैरफुट भागना है बेशक आप भाग सकते हैं। हाँ, अगर आप हमारे देश में अगर आप सिटीज़ में आप हैं तो बैरफुट भागना बहुत दिक्कत है, क्योंकि रोड हमारे साफ़ नहीं होते हैं, तो आपको इंजरी की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग गांव में हैं उनको शायद और बेटर होंगे, उनके वहाँ पे खेत है, साफ़ सुथरे हैं, तो आप वहाँ पे भाग सकते हैं। शहर में भी लोग भागते हैं बिना जूते के, मैंने देखे हैं जहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे लोग बिना जूते के भी भागते हैं। बट अगेन जैसे मैंने बताया, वो डिपेंड करता है लोगों पे। अगर उनको बिना शू भागने में उनको तकलीफ नहीं होती, उनको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, उनके पैसे बचेंगे। और जो लोग जूता खरीदते हैं और उनको उसमें ज़्यादा कंफर्ट में, बिल्कुल आप उसमें भागी। तो एक्सरसाइज जैसा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू जो मैराथन रनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो आपका डाइट या न्यूट्रिशन होता है। तो आपका डाइट और न्यूट्रिशनल अप्रोच कैसा है? देखिए, मेरे लिए तो पर्टिकुलर डाइट में ऐसे देखता हूँ कि दो चीज़ों का काम करना चाहिए। एक, मेरे को बहुत जल्दी रिकवर करे ताकि मैं अगले दिन की ट्रेनिंग कर पाऊँ, क्योंकि मैं 7 दिन भाग रहा हूँ। उसमें मेरे 2 से 3 सेशंस होते हैं, बहुत हार्ड सेशंस होते हैं, जो मुश्किल सेशंस होते हैं। बेशक बाकी सारे दिन में ईजी रन कर रहा हूँ, बट फिर भी भाग रहा हूँ। तो मैं खाना ऐसा खाता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालता जिससे बस मेरा भूख मिट जाए। मेरा खाना ऐसा होना चाहिए जिससे मेरे को बेनिफिट हो, मतलब या तो मेरी रिकवरी जल्दी हो जाए, और अगर मेरी रिकवरी जल्दी हो पाए तो मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो। तो ये दो मेरा गोल होता है। तो अब ऑब्वियसली प्रोटीन रिच खाना बेटर होता है, क्योंकि जो एंड्योरेंस एथलीट होते हैं या जो भी टाइप के जो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं, अगर आप देखे जाए, आप पढ़ेंगे तो WHO भी ये बताता है कि आपको दिन का मिनिमम इतना एक प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे नॉर्मल खाने में तो हमेशा आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, मतलब अगर नॉन वेजिटेरियन भी है या वेजिटेरियन भी, तो आप कितना पनीर खाएंगे, कितना चिकन खाएंगे, राइट, फिर भी अपना मिनिमम जो आपका प्रोटीन का इंटेक है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको ऑल्टरनेटिव या कोई वे प्रोटीन कुछ लेना पड़ेगा। तो खाना ऐसा देखिए कि ये नहीं कि पेट भरना हो, ऐसा देखिए जो आपका बेनिफिट दे रहा हो, चाहे आप देश में किसी भी टाइप का साइड से, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, साउथ से हो, वेस्ट हो, ऐसा खाइए जिससे आपका जो आपका जो न्यूट्रिशन है, जो आपकी बॉडी है, वो रिकवर कर पाए जल्दी, आपको लेजी ना बनाए, आपको ऑब्वियसली आपको ज़्यादा वेट गेन ना करे, प्लस आपकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा दे। तो मेरा खाना एक टाइप से एक डिफाइंड है कि मेरे को पता है कि मुझे कितने प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, मुझे कितना फाइबर लेना है। तो मैं उसके हिसाब से मैं अपना खाना खुद देखता हूँ। तो मुझे मेरी एडवांटेज है, मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो मैं एज मच ट्राई करता हूँ कि मैं बाहर से बिल्कुल ना खाऊँ, मैं घर का ही खाऊँ। तो वो मुझे हेल्प करता है कि मैं अपना खाना रेगुलेटेड। आप वेज हो कि नॉन वेज हो? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। ओके, तो वेजिटेरियन में प्रोटीन मतलब मिल जाता है कि उसके लिए एक कंस्ट्रेंट जैसा बना रहता है वेजिटेरियन? देखिए, ऐसा नहीं है, लाइक हमारे देश में अगर आप देखा जाए तो वेजिटेरियन के लिए आप दाल ले सकते हैं, पनीर है। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन की कमी है। कुछ लोग हैं जो अंडा खा सकते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन में अंडा खाते हैं, बट काफ़ी लोग जो अंडा भी नहीं खाते, राइट। तो ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है, बट जैसे मैंने बताया कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, कि मतलब अगर आप पनीर भी ले रहे हो, दाल भी ले रहे हो, तो कितना दाल और पनीर खाओगे कि आपका प्रोटीन का जो मिनिमम कोटा है वो आपको पूरा होना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इसलिए ज़्यादातर लोग न्यूट्रिशनिस्ट भी रेकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंट लीजिए, कोई वे प्रोटीन लीजिए। अब वे प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ड्रग्स ले रहे हो या आप कुछ मसल गेन कर रहे हो, राइट। वे प्रोटीन का मतलब कि जो आपको ऑर्गेनिक खाना है, जो आपको नॉर्मल खाना है, जिससे उससे आपको जितना बेनिफिट नहीं हो पा रहा वो आप उसको ऐड ऑन कर रहे हो। अगर आप बिना उसके आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस होता है कि आपके कोई कॉलिग्स भी होंगे जो वीगन होंगे या वेजिटेरियन होंगे, तो आपने अपने परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा देखा है कि वेजिटेरियन लोगों के पास डिसएडवांटेज होता है या नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं डिसएडवांटेज होता है। अब देखिए, आज के ज़माने में साइंस बहुत डेवलप हो चुका है। अब जितना ज़्यादा साइंस है, बिल्कुल डे टू डे बेसिस में आप देखेंगे, बोलेंगे कि वीगन होना और बेटर है,
वेजिटेरियन होना उससे भी बेटर है, नॉन वेजिटेरियन में भी कोई लोग बोलते हैं वो सबसे बढ़िया है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ बहुत बेटर है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए हम कौन है, हमारा जो एक जीन है वो इंडियन है, वो सब कॉन्टिनेंट है। तो अचानक से अगर हम एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉपी करने की कोशिश करेंगे वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जो ज़्यादातर जो कंपनीज है जो ऑनलाइन अब देखा जाते हैं तो वो वेस्टर्न होते हैं, तो वो अब ऐसा एक मैसेज पास करते हैं जिससे वो अगर बोलेंगे हाँ अगर वीगन ही खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे या आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा, तो हम जो जैसे दोस्त इंडिया में जो लोग हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार ये करना है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप पहले ये देखिए हम कहाँ से आते हैं, हमारा जीन्स कैसा है कि 25-30 साल हमने रोटी खाई है, दाल खाया है, चावल खाया है। अचानक से अगर हम बोलेंगे ये नहीं खाएंगे, पास्ता खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, तो हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। तो हमारे कल्चर में जो है बहुत अच्छे अच्छे खाने तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाएगा तो आप देखिए कि हमारे बेस कल्चर में क्या शहर में जो लोग रहते हैं अब वो ऑब्वियसली उनको पास टाइम नहीं होता तो बाहर से खाना मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, फ्राइड खाना खाते हैं, तो उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। बट हाँ मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि वीगन बेटर है या वेजिटेरियन बेटर है, नॉन वेजिटेरियन, सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। अब मैराथन रनिंग का मुझे लगता है एक मेंटल एस्पेक्ट भी होता होगा कि एक समय पे आपको लगता होगा कि आप शायद फ्लो स्टेट में चले गए हो या तो आपको मतलब यू आर अबाउट टू गिव अप। तो वो फेज के बारे में हमें बताए कि कैसे उसे ओवरकम करें और अगर हम लोग फ्लो स्टेट में हैं तो कैसे उसे जल्दी मतलब एंटर करें। देखिए मैंने शुरुआत में जैसे बताया मैराथन एक मतलब जैसे बोलते हैं जिंदगी एक मैराथन है, वैसे ही मैराथन जो स्पोर्ट है वो भी ऐसे ही है। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हैप्पीनेस होता है, कभी सैडनेस होता है, तो सैडनेस के बाद हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ आती है, तो हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, पुश करना है। अब जो मैराथन है वो फिजिकल एक्सरसाइज है, तो उसमें आपको वैसा ट्रेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि आपको 42 किलोमीटर भागना है। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद आपकी बॉडी टूट जाएगी, टूट इन द सेंस कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी। तो अब आपको फिर प्लानिंग वैसी करनी पड़ेगी कि 30 किलोमीटर के बाद भी आप कैसे और उसको आगे कंटिन्यू करें। अगर आपको एनर्जी कम पड़ रही है तो आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे ताकि आप वो 40-42 किलोमीटर क्रॉस कर पाए, राइट। जो आपने फ्लो स्टेट बोला वो ऑब्वियसली ऐसा ट्रेन करोगे तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। जैसे मैंने शुरुआत किया था 400 मीटर मैं नहीं भाग पाता था, राइट, क्योंकि मैं उस टाइम में अनहेल्दी था, मेरे में काफ़ी वेट था, मैं काफ़ी मोटा था, तो मुझे 400 मीटर भागना भी बहुत दिक्कत लगता था, राइट। पहली बार मुझे याद है मैं 400 मीटर चक्कर काट के आया था, मैंने घर पे आके बोला तो मैंने बोला कि लोग कैसे 400 मीटर से ऊपर कर सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। आज मैं 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर भाग सकता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी साल लगे, मुझे 5-6 साल लगे लगातार एवरीडे उठ के करना, राइट। तो आप ट्रेनिंग करते रहेंगे, आपका माइंड, आपका बॉडी फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होता रहेगा। और जैसे जैसे आपके मन में ऐसे ख्याल आते रहेंगे कि रुके आप टूट गए हो, आप में हिम्मत नहीं है, वो ट्रेनिंग की वजह से आप में जोश आता रहेगा कि आप आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे मतलब ज़िंदगी में अगर आप कुछ कहीं गिर गए या आपको कोई नुकसान हो गया या आपको कुछ मिल नहीं पाया, आप कुछ पढ़ोगे, कोई आपको कुछ बोलेगा तो आपको जोश आएगा। वैसे ही ट्रेनिंग है, तो ट्रेन करोगे तो आप बेटर हो जाओ। मैं आपके फैट टू फिटनेस जर्नी के बारे में डिटेल में जानना चाहूंगा कि आप कैसे फैट और वेट गेन आपने कैसे लूज किया। देखिए जब मैं 30s में एंटर किया था तो मैं काफ़ी ज़्यादातर आप इंडिया में जैसे बोलते हैं जो 30 to 35 या 30 to 40 होता है वो एक एज होता है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि जब 20 साल की उम्र से जब कॉलेज शुरू करते हैं, कॉलेज से नौकरी, तब हम हेल्दी होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है हम अपनी बॉडी में हर चीज़ अंदर डालते रहते हैं, खाने पीना सब गलत होता है, लाइफस्टाइल भी खराब होता है, पता नहीं जाता। 30 साल के बाद होता है वो बॉडी टूटना शुरू कर देती है, सब टाइप की बीमारियां होती है, दिखने लगता है, बैठा नहीं जाता, दर्द होने लगता है, क्योंकि तब हमारी बॉडी बताने लग जाती है कि देखो आपने अपने बॉडी को काफ़ी अब्यूज कर दिया। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जो सबके साथ होता है। मैं काफ़ी अनहेल्दी था और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था और मैं फिसल गया और मेरा जो एंकल है वो ट्विस्ट हो गया और उसको लेगामेंट टेयर बोलते हैं, तो मेरा लेगामेंट टेयर हो गया। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि देखिए ऐसी है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं अर्ली 30s में था,
तो मुझे लगा कि वो काफ़ी यंग एज है मेरे लिए सर्जरी करने के लिए, क्योंकि सर्जरी कर कर मुझे कुछ रॉड वॉड डालना पड़ेगा, तो मेरी पूरी ज़िंदगी वैसे अटक जाएगी। तो मैंने डॉक्टर को बोला देखिए मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता, और कोई तरीका है? तो उन्होंने बोला कि देखिए रिहैब तरीका है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, टाइम लगेगा बट आप शायद ठीक हो सकते हो। फिर मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। तब मैं ऑब्वियसली काफ़ी मोटापा था मेरे पे, मैं नौकरी कर रहा था, मैं कंपनी चला रहा था, तो उसका भी स्ट्रेस था मेरे पास। तो उस टाइम मैं रिहैब पे ले गया, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि देखिए आप जॉगिंग करना शुरू कीजिए। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरा लिगामेंट टेयर हो चुका था, तो अब मुझे तो डर भी लगता कि अचानक से मैं किसी पत्थर पे अगर फिर मेरा पाँव लग गया तो फिर मैं तो टूट जाएगा मेरा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब रिहैब का एक तरीका होता है कि आपको स्ट्रेंथ करना पड़ता है, तो आप जॉग शुरू कीजिए। तो वो मेरा एक तरीके से इंट्रोडक्शन था रनिंग वर्ल्ड में। तो मैं जॉग करना शुरू किया, और उस टाइम ऐसा था कि अखबार न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो आई थी कि एक 10K इवेंट हो रहा था, TCS 10K, एक काफ़ी बड़ा इवेंट है, तो वो हो रहा था बैंगलोर में। तो मुझे लगा कि अच्छा यार मैं दौड़ रहा हूँ तो अच्छी बात है, तो मैं चलो साइन अप कर लेता हूँ। तो इसलिए मैंने 10K के लिए साइन अप कर लिया, और ऐसे कुछ खास मैंने ट्रेनिंग तो की नहीं, मैं बस जाता था 4-5 किलोमीटर भाग के आ जाता था। तो फिर मैं 10 किलोमीटर में रेस वाले दिन में करके आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जोश, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा, 20-30 हज़ार लोग थे। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ 1 घंटा 5 मिनट में कुछ 10 किलोमीटर भागा था। तो मुझे काफ़ी जोश आया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे मज़ा भी बहुत आया। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो मज़ा आया, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि तब मैंने बीच में जिम में जाना शुरू किया था, पर मुझे जिम में मज़ा नहीं आता था कभी भी। तो ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो जिम जाते हैं बट उनको पता नहीं होता क्या करना है, और छोड़ देते जिम 4 दिन जाने के बाद। मैं भी उनमें से एक था कि मैंने जिम ज्वाइन किए थे 10-15, बट 4-5 दिन से ज़्यादा मैंने कभी टिका नहीं हूँ। बट रनिंग में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं सुबह उठता था, जाता था, तो रोड खाली होते थे, कोई होता नहीं था, खाली मैं ही था। तो अच्छा लगता था, मतलब दिमाग बहुत फ्रेश रहता था, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें मतलब मेरे मन में आते रहते थे। और फिर जब मैं वापस घर आता था, मैं काफ़ी एनर्जाइज और काफ़ी फ्रेश फील होता था, और पूरे दिन मुझे काफ़ी एनर्जी फीलिंग होती, मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है, तो इसको कंटिन्यू किया जाए। तो वो मेरा स्टार्टिंग था जर्नी। वेट लॉस काफ़ी ऑर्गेनिक हो गया, मतलब मैंने वेट लॉस के लिए रनिंग नहीं कंटिन्यू किया, बट मुझे रनिंग में बहुत मज़ा आया, और मैं रनिंग कंटिन्यू करता गया। और वेट लॉस उसका एक आउटकम था, उसके साथ मुझे बेनिफिट हो गया कि वेट लॉस भी मैंने कर लिया, क्योंकि रनिंग जो इससे मेरा लगा कि एरोबिक है, उसमें काफ़ी आप कैलोरीज बर्न करते हैं, एक टाइप का कार्डियो एक्टिविटी है। तो जाहिर है, तो आप काफ़ी बर्न करेंगे कैलोरीज, और आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो उस वजह से मेरा वेट लॉस भी हो गया। तो दिलीप भाई, आपकी जो जर्नी वो टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन की जर्नी है, कि जो अपने 20s में अपनी वो हेल्थ से जो उसकी पकड़ होती है वो छूटने लगती है, चाहे वो शादी हो, बच्चे हो, या करियर हो। उसके मतलब जो लेट 20s और जो लेट 40s का जो डेकेड होता है, जो एक पूरा 10 साल का, वहीं सारे जो क्रॉनिक डिसीज जो हमारे आज इंडिया में बहुत ही कॉमन हो गए, वो वहीं से उभरना शुरू करते हैं। तो एज अ 40 ईयर ओल्ड आप 25 या 20 ईयर ओल्ड को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीजों को आपको मतलब पकड़ के रखना है, उनको मतलब फ्रिस्बी की तरह छोड़ना नहीं है? नहीं, अच्छा है, मेरे एज ऑफ टुडे तो मैं 40 साल का नहीं, मैं अगले महीने 40 का होने वाला हूं, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने काफ़ी ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर मैंने सही किया है, मैंने काफ़ी गंवाया है अपनी ज़िंदगी की काफ़ी अच्छे टाइम। और देन इस उम्र में जब मैं, जैसे मैंने बताया 40 साल होने वाला, तब मैं जब पीछे देखता तो मुझे एक रियलाइज़ ये हो गया कि अगर आप हेल्दी है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, उसका कोई पॉइंट नहीं हो, क्योंकि एक दिन आप सबको जाना है। तो हम जब सब लोग चले जाएंगे, तो जितना भी आपने पैसा बना रखा है, वो पैसे से आप ज़्यादा ज़िंदगी तो खरीद नहीं सकते, राइट। तो अगर आप हेल्दी हो तो आप खुश रह सकते हैं, अपने आसपास वालों को खुश रख सकते हैं, अपने आसपास वालों को सब चीज़ें खरीद सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं। बट आप खाली एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे, खाली पैसा ही बनाना है, पैसा बनाना है, और अब वो अगर खाली आपकी प्रायोरिटी है और बाकी सबको आप भूल जाओगे, तो एक पॉइंट आएगा कि आपकी बॉडी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी, आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, आप टूट जाएंगे।
तो वो आप ना करें तो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। मेरी गलती ये थी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम में मैं फोकस हो गया। मेरे लिए खाली काम ही काम था। मैं दिन में 20-22 घंटे काम करता था, समझिए 24 घंटे में 20-22 घंटे में काम करता था। काफ़ी मेरी गलत मेरी हैबिट्स थी, अल्कोहल में, खाने पीने में, कोई एक्टिविटी नहीं था। और उस वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुए, बहुत मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली, क्योंकि मैं जितना पैसा कमाता था उसमें से 50% मैं डॉक्टर को जाके दे देता। तो फिर क्या फ़ायदा फिर इतना पैसा कमा के भी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, लाइफ को वापस जीना पड़ेगा। और फिर मैंने मतलब अपने को एक प्रायोरिटी रखी यार, हेल्दी रहना मेरे लिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस वजह से भी मुझे काफ़ी बेनिफिट्स हुए। उस वजह से ज़्यादा लोग मुझे जानने लग गए। अब मैं कोई फिटनेस मॉडल नहीं हूँ और मेरी ऐसी कोई आशाएं भी नहीं है, राइट, कोई मेरा सिक्स पैक भी नहीं है, बट लोग मुझे अब इसलिए इस वजह से पहचानते हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब लोग मुझे आके बोलते हैं कि आपको देखकर हम इंस्पायर हो गए, हम भी रन करना शुरू कर चुके हैं, या हम भी हेल्दी होने लग गए। वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी ज़िंदगी की, मुझे लगता है कि मेरी कमाई है कि मैं किसी लोगों को कुछ हेल्प कर पाया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा एंडिंग में कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। पैसा भी कमाइए, ऐश भी कीजिए, मस्ती भी मारिए, पीना भी ज़रूरी है, पी लीजिए, बट हर चीज़ एक लिमिट में कीजिए। अपने बॉडी को अब्यूज़ मत कीजिए। जो हमारी बॉडी है वो एक सिस्टम है, एक मशीन की तरह है, तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि वो मशीन आपको ज़िंदगी थ्रू आउट ज़िंदगी आपकी हेल्प कर सके। ऐसे पॉइंट पे ना आए कि बीमारियां हो जाए, क्योंकि जब बीमारियां हो जाती है वो खाली आपके लिए नहीं, आपके साथ वालों के लिए भी बहुत परेशानी होती है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे, आप ना ही अपने आप को पर अपने आसपास वालों को वेल्दी भी रख सकते हैं। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।